नेक्स्ट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एचआरएम। इम्पोर्टेंस ऑफ एचआरएम में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि कॉर्पोरेट सिग्निफिकेंस, कंपनी को क्या इम्पोर्टेंस, कंपनी को क्या फायदा मिल रहा है ना। तो एम्प्लॉय एंगेजमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉय एंगेजमेंट इनिशिएटिव्स आप लेंगे तो एम्प्लॉय एंगेजमेंट बढ़ेगा। साथ में वैल्यूज अलाइनमेंट, टैलेंट मैनेजमेंट आप अच्छे से कर सकते हैं। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, ये सारी चीजें जो है कॉर्पोरेट सिग्निफिकेंस में आती है कि कंपनी को किस तरह से एचआरएम जो है, ये सब्जेक्ट जो है पढ़ना कंपनी को किस तरह से हेल्प कराया, कि क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है कंपनी के लिए। जब हम लोग बात करते हैं प्रोफेशनल सिग्निफिकेंस की, तो करियर डेवलपमेंट, स्किल एनहेंसमेंट, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन सपोर्ट, क्रॉस ट्रेनिंग इनिशिएटिव्स, ये सारी हम बात क्या करते हैं कि प्रोफेशनली एक एम्प्लॉय कितना ग्रो कर रहा है, करियर उसका कितना डेवलप हो रहा है। कि कोई केवल एक बेसिक चीज सीख के आता है ना, कि कोडिंग सीख कर आया है वो केवल एक एम्प्लॉय, लेकिन अभी वो क्या है, बहुत सारी लैंग्वेजेस जानता है, वो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को चला सकता है। हमने क्या किया, कुछ हम लोग ऑर्गेनाइजेशंस देखते हैं, जो जैसे कोई मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कोई मार्केटिंग टीम है, सेल्स टीम है, तो वो क्या करती है कि जैसे आईआईएम वगैरह के कोर्सेज कराती हैं अपने एम्प्लॉयज को, अपने पैसों पे आईआईएम के कोर्सेज करा रही है। उससे एम्प्लॉयज को भी लगता है कि हमारे करियर में ग्रोथ हो रही है। उसके पास सर्टिफिकेट्स होते हैं, एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम होता है कि कहीं ना कहीं ट्रेनिंग अगर हम उनको दे, तो उनको ये रहेगा उनके पास सर्टिफिकेट में कि इन्होंने आईआईएम अहमदाबाद से, आईआईएम इंदौर से इन्होंने ये चीज जो है वो की है ना। हम जैसे हम लोग बात करते हैं वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट जो है मैनेजमेंट का इंडिया में, तो या फिर हमने टेक्निकल चीजें उनको आईआईटी से पढ़वा दी है, उसका हमने उनको सर्टिफिकेट दिया है, तो उनको ऐसा लगता है हमारे सीवी में भी, हमारे रेज्यूमे में भी इंक्रीज हुआ है। और अगर उनको हम ट्रेनिंग देंगे तो वो ट्रेनिंग कहीं ना कहीं हमारे लिए ही काम आएगी वापस से, है ना। और हर मार्च में उनको अप्रेज करना कि पूरे साल भर में एम्प्लॉय ने कितना काम किया है, उसके थ्रू हम उसको अप्रेज करने की कोशिश कर रहे हैं कि इतना काम किया कि हाँ अब आपकी पगार जो है 70,000 से, आप स्पेशलिस्ट हैं, अब आप सीनियर स्पेशलिस्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपने ये ट्रेनिंग ले ली है ना। आपके पास ये ट्रेनिंग, ये क्रॉस ट्रेनिंग जिसको हम बोलते हैं, वो यही है कि आपने ट्रेनिंग दी है उस एम्प्लॉय को, किसी और इंस्टीट्यूशन से दिलवाई है, और वो ट्रेनिंग अब आप अपने लिए ही काम में ले रहे हैं। तो वो जितना अच्छा ट्रेन हो पाएगा, उतना अच्छा अपने आप को डेवलप करके, उतना अच्छा उसका स्किल सामने आ पाएगा। तो स्किल एनहेंसमेंट कराना, करियर डेवलप करना, ये कहीं ना कहीं प्रोफेशनल सिग्निफिकेंस है किसी भी एम्प्लॉय के लिए, कि प्रोफेशनली सिग्निफिकेंस इसका यहाँ पे समझ में आता है। अगर एचआरएम अगर हम ना पढ़े या कोई मतलब इस तरह से एम्प्लॉयज को चला रहे हैं कि हाँ जो वहां है, तो क्या होगा कि एक टाइम के बाद एम्प्लॉय जहां है वहीं रह जाएगा, और इसलिए ऑर्गेनाइजेशन भी जहां है वहीं रह जाएगा। एम्प्लॉय ग्रो करेगा तब जा करके वो ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करेगा ग्रो करने में वापस से। तो ये प्रोफेशनल सिग्निफिकेंस हम देखते हैं एचआरएम का। नेशनल सिग्निफिकेंस क्या है, अगर रिक्रूटमेंट की बात करते हैं हम लोग, सिलेक्शन की बात करते हैं, अगर एक एम्प्लॉयर 10,000 जनों को एम्प्लॉय करता है, तो कहीं ना कहीं वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम कर रहा है, जो कि नेशनल सिग्निफिकेंस है। कि जितने ज्यादा एम्प्लॉयमेंट, अगर हम लोग 10,000 में से हम लोग को, हमने इतनी बड़ी इंडस्ट्री खड़ी कर दी कि हमको 10,000 पीपल की जरूरत है, तो कहीं ना कहीं हम लोग 10,000 फैमिलीज को जो है वो लिविंग प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। तो ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है। कम्युनिटी आउटरीच, जितना हम लोग एम्प्लॉय के साथ घुलेंगे मिलेंगे, उतना कम्युनिटी आउटरीच बढ़ता है, उतने हम लोग उनके साथ घुलते हैं। तो कहने का मतलब एक कम्युनिटी एक डेवलप होती है इस नेशन में। जैसे हम लोग देखते हैं, कुछ अगर कास्ट कम्युनिटीज हैं, कुछ कॉलेज कम्युनिटीज हैं, कुछ स्कूल कम्युनिटीज हैं, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिटीज हैं, तो एक और एक कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही डेवलप होती है। जो कहीं ना कहीं कम्युनिटी क्या होता है, हमेशा कैसे हम लोग किस तरह से देखते हैं कम्युनिटी को, कि जैसे लेबर यूनियन वगैरह जो चीजें हैं, वो क्या करती है कि अगर किसी को कोई दिक्कत है, तो अगर वो आदमी नहीं बोल पा रहा जिसको दिक्कत है, तो उसकी जो कम्युनिटी है वो उसके लिए आवाज उठाती है, वो उसके लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करती है। अगर किसी के साथ कुछ गलत हो जाता है, तो हम लोग उसको कुछ अच्छा, या फिर उसको मतलब जस्टिस दिलवाने की कोशिश करते हैं। तो कम्युनिटी का ये बहुत बड़ा रोल होता है पर्सनल लाइफ में, सोशल लाइफ में। तो नेशनल सिग्निफिकेंस उसका यही है एचआरएम का, कि एम्प्लॉय जनरेशन होता है, कम्युनिटी आउटरीच होता है, एथिकल लेबर प्रैक्टिसेस। अगर अगर आप लोग पहले से ही जानते हैं कि लीगल लॉज क्या है, तो नेशनल जो हमारी जो संस्थाएं हैं, जैसे पुलिस है, आप अगर क्राइम हो ही नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं पुलिस बहुत आराम से रह पाएगी। तो क्राइम हो रहे हैं तभी उनको इतना जो है काम करना पड़ता है। अगर आप लोग खुद ही एथिकल हो जाए अपने आप में, तो हो सकता है ये सारे इंस्टीट्यूशंस को इतना लोड ना लेना पड़े। तो अगर हम लोग पहले ही एम्प्लॉयमेंट के लॉ सारे समझ जाएं एचआरएम पढ़ के, तो हम लोग
कहीं ना कहीं खुद भी फंसने से बच जाएंगे, और एथिकल लेबर प्रैक्टिसेस मतलब एक एथिक्स जो है पूरी एनवायरनमेंट में प्रिवेल हो जाएगा, जो कि कंट्री को कल्चरली भी और साथ में इकोनॉमिकली आगे ले जाने में हेल्प कर सकता है। वर्क प्लेस सेफ्टी इनिशिएटिव्स, जैसे हम लोग देखते हैं कि अगर किसी को कुछ वर्कर को कुछ हो जाता है तो वो सरकार के पास जाता है डिमांड करने। वो सरकार के पास जाएगा ही नहीं, सरकार दूसरे मुद्दे फॉरेन वाले देख लेगी, क्योंकि अगर उसका एम्प्लॉयर उसको ये सारी चीजें पहले अगर दे देता है तो ये नेशनल सिग्निफिकेंस में बहुत बड़ा रोल जो है एचआरएम प्ले करता है। सोशल सिग्निफिकेंस कि जैसे हम बात करते हैं एम्प्लॉय सोशल बीइंग है, तो उस बहुत डाइवर्सिफाइड है ना, वर्क प्लेस में बहुत डाइवर्सिफिकेशन है कि कोई कहाँ से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है। तो वो सारे लोग आपस में किसके लिए काम कर रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, वो वहाँ इंडिविजुअल नहीं है, एक इंक्लूजन वाली भावना है ना। अभी अभी आप लोग जैसे बहुत फेमस मूवी शाहरुख खान की हम लोग बात करते हैं चक दे इंडिया की, जिसमें वो इंट्रोडक्शन लेता है जब अपनी टीम का, तो बहुत सारे लोग उसमें से मतलब बहुत मोस्टली गर्ल्स उसमें से क्या बोलती हैं, अपनी स्टेट का नाम बोलती हैं, उसमें से एक या दो जो लेडी होती हैं वो इंडिया का नाम बोलती हैं। तब वो यही कहता है कि है ना, बीइंग अ कोच ऑफ इंडियन क्रिकेट हॉकी टीम, इंडियन हॉकी टीम सॉरी, वो ये क्या कहता है कि हम मुझे केवल एक मुल्क का नाम सुनाई देता है, इंडिया का। तो कहने का मतलब आप बहुत अलग अलग स्टेट से आ रहे हैं, आप बहुत अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, लेकिन आप एक इंक्लूजन फील कर रहे हैं। जब आप इंडिया के लिए खेल रहे हैं तो आप केवल इंडिया के लिए खेले, आपके टाइम पे आपके दिमाग में केवल इंडिया होना चाहिए, आपका स्टेट नहीं होना चाहिए, आपका जो है फैमिली नहीं होना चाहिए। उसी तरह से अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो आपको क्या फर्क पता है कि सामने वाला कौन सा जेंडर का है, कौन सा कास्ट का है, या वो हमसे कितना अनस्किल्ड है, कितना स्किल्ड है। उससे काम ना करके आप उससे सीखने की कोशिश करें, अगर वो आपसे ज्यादा स्किल है, अगर वो आपसे ज्यादा अनस्किल्ड है तो उसको सिखाने की कोशिश करें। तो उसमें एक इंक्लूजन वाली जो है फीलिंग आती है। वर्क प्लेस डाइवर्सिटी को हम लोग, हमारा इंडिया इतना डाइवर्सिफाइड कल्चर से आता है, तो डाइवर्सिफाइड कल्चर लेके भी एक अगर हम लोग एक उस कंट्री में बंधे हुए हैं तो एक ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से बंधे हुए रह सकते हैं, बीइंग अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड से आ करके। तो कल्चरल कॉम्पिटेंसी ट्रेनिंग इसी चीज की होती है कि आप लोग अलग कल्चर में से साथ भी आने के बाद भी आप किस तरह से कोऑर्डिनेट करके एक साथ काम कर रहे हैं। ये एम्प्लॉय की वेलबींग को बहुत अच्छा करता है, कहने का मतलब कि एम्प्लॉय बहुत सेटिस्फाइड रहता है कि एम्प्लॉयर से हम लोग को कभी कभी काम पड़ेगा, लेकिन जो हमारे साथ खड़े हैं उनसे तो हमारा रोज का काम है। अगर आप अपने स्कूल में भी देख रहे हैं, आप बहुत अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, सबकी अपनी सोसाइटी है, सबके अपने कल्चर है, लेकिन फिर भी हम लोग कितने अच्छे से फ्रेंड्स बन जाते हैं ना। कभी कभी हम लोग बहुत इतने अच्छे से कि हम लोग कोई प्रॉब्लम अगर घर पे भी शेयर नहीं कर पा रहे तो हम लोग वहां शेयर कर रहे हैं। तो उसी तरह से अगर कोई प्रॉब्लम कोई एम्प्लॉयर से शेयर नहीं कर पा रहे, लेकिन अगर वो उसी साथ फेलो एम्प्लॉय से शेयर कर दे और उसका समाधान निकाल दे, तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉय के लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी, है ना। अगर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलेगा तो उसका जो है सेटिस्फेक्शन लेवल मेंटेन रहेगा, वो मोटिवेटेड रहेगा, वो डायरेक्शन लेस नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग सोशल सिग्निफिकेंस की यहाँ पे बात करते हैं। तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि इंपॉर्टेंस क्या है एचआरएम की, और अलग अलग फील्ड में हमको किस तरह से इसको देखने को मिलती है, कि नेशन वाइज, सोसाइटी वाइज, ऑर्गेनाइजेशन वाइज और प्रोफेशनल खुद के पर्सनल भी क्या जो है सिग्निफिकेंस हमको देखने को मिलती है। स्कोप जो है हम लोग बात करते हैं कि एचआरएम कहाँ तक फैला हुआ है ना। तो जैसे हम लोग बात करते हैं, अभी मैंने बात की थी कि लीडरशिप मोटिवेशन, हमने जो अभी कंसेप्ट में पढ़े हैं, लीडरशिप मोटिवेशन कम्युनिकेशन, उसके बाद इंडस्ट्रियल लॉज इसमें पढ़ते हैं हम लोग, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, हम लोग आगे के चैप्टर्स में देखेंगे कि रिक्रूटमेंट किस तरह से होता है, सिलेक्शन कैसे होते हैं, अप्रेजल कैसे होते हैं, जो प्रॉपर स्टाफिंग वाला प्रोसेस है वो कैसा होता है, कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन, मतलब हम लोग जो लास्ट यूनिट में, लास्ट ब्लॉग में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि मतलब अगर आपके कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं एम्प्लॉयर के साथ, या आपको किसी तरह का नुकसान हो जाता है, तो आप किस तरह से उसको डील करते हैं, किस तरह से आप लोग उसको नेगोशिएट करते हैं, टैकल करते हैं, उसका समाधान कैसे निकलता है। ये कलेक्टिव बार्गेनिंग का प्रोसेस है। नेगोशिएशन का मतलब आपको समझ में आता है ना, कि नेगोशिएट करना, है ना। नेगोशिएट का मतलब क्या होता है कि आप एक दोनों मिलकर एक चीज पे एग्री कर रहे हैं, नेगोशिएट कर रहे हैं, एग्रीमेंट कर रहे हैं। ग्रीवियंस हैंडलिंग, अगर आपको कोई दिक्कत आ जाती है तो उसको किस तरह से हैंडल किया जाए, क्या आपके लिए लॉस बनाए हुए हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए। क्या एम्प्लॉयर ने आपके लिए लॉस बनाए हैं, वो एम्प्लॉयर को भी पता होना चाहिए कि लीगल लॉज, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए क्या कहता है, वो हमको पता होना चाहिए। पर्सनल ग्रोथ की जैसे अभी मैंने बात की थी प्रोफेशनल सिग्निफिकेंस में, कि पर्सनल ग्रोथ जो होता है, करियर डेवलपमेंट जो होता है, सक्सेशन प्लानिंग जो होता है, ये सारा स्कोप है एचआरएम का। जब हम लोग इसको इस तरह से डिवाइड करते हैं, जैसे अभी हमने ऑब्जेक्टिव्स को डिवाइड किया था,
या सिग्निफिकेंस को हमने जैसे डिवाइड किया था, उस तरह से अगर हम लोग इसमें डिवाइड करें पर्सनल एस्पेक्ट में, तो क्या होगी, पर्सनल चीजें आ गई, जैसे रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रांसफर, प्रमोशन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, रिट्रेंचमेंट। जो कह देते हैं कि एम्प्लॉय जब चला जाता है ना, रिटायर होता है एम्प्लॉय, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग बैंक्स वगैरह में देखते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में हम लोग देखते हैं स्पेशली, रिटायर होने पे उनको अच्छा खासा अमाउंट मिलता है, 60 लाख 40 लाख जो भी है ना, वो पीएफ इकट्ठा होकर उनको मिलता है, जो आगे कहीं ना कहीं उनके काम आएगा 60 की एज के बाद, क्योंकि हेल्थ इश्यूज हैं वो सारे आ जाते हैं, तो उसमें काम आएगा उन्हें। तो ये सारी चीजें हैं, वेजेस, सैलरी उनको देना, ये क्या होता है, पर्सनल एस्पेक्ट होता है। वेलफेयर एस्पेक्ट क्या होता है, वर्किंग कंडीशंस कैसी है। अभी हमारा कॉलेज है, क्या होता है, कॉलेज में फेस्ट होते हैं, कॉलेज में कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं, कॉलेज में कैंटीन है, कॉलेज में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती है। वैसे क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में भी ये सारी चीजें होनी चाहिए, तो आपको काम करने का कैसे, कॉलेज में जाने का हमको मजा आता है, फ्रेंड्स मिलेंगे, है ना। तो बहुत लोग कॉलेज लाइफ में बहुत ज्यादा इंजॉय करते हैं, वो क्यों करते हैं, वो इसलिए करते हैं। अगर हम लोग के ऑर्गेनाइजेशन में भी ये चीजें होगी कि रिक्रिएशनल एक्टिविटीज होती है ना, हर साल एक एनुअल फेस्ट हो रहा है, इंडक्शन प्रोग्राम हो रहा है कि हमको नए एम्प्लॉयज जो हैं हमको देखने को मिलते हैं, वो हमारे साथ आते हैं, तो हमको नए फ्रेंड्स कहीं ना कहीं बनाने को मिलते हैं, अच्छी वर्किंग कंडीशंस है। अगर हम मान लिया अचानक से हम लोग देखते थे ना स्कूल में कि हमारी तबीयत खराब हो गई, तो हम लोग रेस्ट रूम में चले जाते थे, तो वहां पर अगर हमारी तबीयत खराब हो गई ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपके पास क्या रेस्ट रूम्स हैं। अगर किसी को चाय की बहुत ज्यादा आदत है, तो चाय मोस्टली हम लोग देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन में फ्री होती है, कि आप जाओ और अपने चाय अपना कॉफी जो है लेकर आ जाओ। तो ये चाय कॉफी ये सारी चीजें, छोटी छोटी जो चीजें होती है ना, ये आपके वेलफेयर में, एम्प्लॉयज के वेलफेयर में हेल्प करती हैं एम्प्लॉय को। इसके बाद बड़ी चीज में जिसमें हम आ जाते हैं कि मेडिकल हेल्प उसको प्रोवाइड करना, है ना। कोई एम्प्लॉय जैसे मान लो कोई मुंबई का है, लेकिन हमने उसको बैंगलोर काम करने के लिए बुलाया है, तो बैंगलोर में आने के बाद क्या है कि वो किस तरह से ना मतलब रहेगा वहां पे, क्योंकि वो मुंबई बेस्ड है, बेंगलोर में उसका कोई नहीं है, तो हम उसको अपार्टमेंट दे रहे हैं, उसको हम लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, या हम उसको टैक्सी प्रोवाइड कर रहे हैं आने जाने के हिसाब से। तो ये सारी चीजें वेलफेयर एस्पेक्ट में आती हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशन में आपका रिलेशन इंडस्ट्री में कैसा है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का कैसा रिलेशन है, वो सारी चीजें इसमें आती है, जिसमें कलेक्टिव बार्गेनिंग, ग्रीवियंस हैंडलिंग, डिसिप्लिन आपका कैसा मेंटेन होता है, मतलब डिसिप्लिनरी प्रोसीजर आपका क्या है, कि अगर किसी ने कोई गलती कर दी तो आप उसको किस तरह से ट्रीट करते हैं, या अगर कोई लॉ आपने तोड़ दिया है, भी एम्प्लॉय ने कोई लॉ तोड़ दिया, या फिर सच में एम्प्लॉय ने कोई लॉ तोड़ दिया है, तो उसको किस तरह से डील करा जाना चाहिए। ये सारी चीजें जो है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो जाते हैं, डिस्प्यूट्स हो जाते हैं आपस में, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज के अंदर हो गए, या एम्प्लॉय के एम्प्लॉयर के अंदर हो गए। मतलब हम लोग जो स्ट्राइक्स वगैरह सुनते हैं वो किस लिए होती है, क्योंकि एम्प्लॉय एम्प्लॉयर की बात नहीं मान रहा है ना, कहीं ना कहीं एम्प्लॉय एम्प्लॉय चाहता है कि हमारे पगार बढ़े, और एम्प्लॉयर नहीं बढ़ा रहा है, तो स्ट्राइक कर देते हैं। तो ये सारी स्ट्राइक्स वगैरह होती है, जिससे बहुत ज्यादा नेशन को नुकसान होता है। तो ये सारे अगर सेटल हो जाए टाइम पे, तो ये स्ट्राइक्स लॉकआउट्स वगैरह नहीं होंगे। तो ये इंडस्ट्रियल रिलेशन एस्पेक्ट में जो है हम लोग पढ़ते हैं, जब हम इनको 3 कैटेगरीज में बांटते हैं, पर्सनल एस्पेक्ट, वेलफेयर एस्पेक्ट और इंडस्ट्रियल रिलेशन एस्पेक्ट। ये जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट ने दिया हुआ है कि इस तरह से स्कोप ऑफ एचआरएम को जो है पढ़ा जा सकता है। नेचर ऑफ एचआरएम, जितना भी अभी हमने तक पढ़ा है, इंपॉर्टेंस पढ़ लिया हमने, एवोल्यूशन पढ़ लिया हमने, स्कोप पढ़ लिया, उससे आपको सीधी सीधी बात है, उसका फीचर जो है, कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, डेफिनेशन में आपने जो पढ़ते हुए आए हो, डेफिनेशन से लेके अभी इंपॉर्टेंस तक, उससे आपको नेचर समझ में आ रहा है। काफी डिनामिक टाइप का नेचर है, पीपल सेंट्रिक है ना, जैसे पीपल सेंट्रिक यानी कि यहाँ पे पीपल 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 को ही फोकस किया गया है। स्ट्रेटेजिक फोकस है इसका, कि केवल पीपल का डेवलपमेंट किस तरह से हमको करना है। कंटिन्यूस चीज है, क्योंकि पीपल तो रुकने वाले हैं नहीं, उनकी प्रॉब्लम्स रुकने वाली नहीं है, तो कंटिन्यूअस है, डायनेमिक है, हर बंदा अलग है, हर सिचुएशन अलग है, तो इसलिए डिनेमिक है। प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव हमने जैसे पर्सनल मैनेजमेंट और एचआरएम के डिफरेंस में पढ़ा है। फोकस ऑन डेवलपमेंट जो हम पढ़ते आ ही रहे हैं। इंटरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल जिसमें हम बात करते हैं मोटिवेशन की, डायरेक्शन की, लीडरशिप की, कम्युनिकेशन की, तो और ग्रुप में आपस में किस तरह से बात होती है, तो ये इंटरपर्सनल स्किल में आती है। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, सब अलग अलग कल्चर से आ रहे हैं, लेकिन वहां पे आके एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक कल्चर होना चाहिए। मेरा क्या कल्चर है, आपका क्या कल्चर है, उसकी वजह हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में दोनों काम कर रहे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या कल्चर है, ये देखना एचआरएम का जो है बेसिक पर्सपेक्टिव होना चाहिए, ग्लोबल पर्सपेक्टिव। आप ग्लोबली कहीं पे भी काम कर सकते हैं, आप ग्लोबली किसी भी जने को एक्वायर कर सकते हैं, अगर आपको एचआरएम बहुत अच्छे से आता है तो ये बेसिकली जो एचआरएम की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो कहीं ना कहीं अभी हम लोग पढ़ते आए हैं, इतनी सारी जो हमने चीजें पढ़ी है, जैसे इवोल्यूशन,
सिग्निफिकेंस, स्कोप वगैरह में जो हमने पढ़ा है, उससे हमको नेचर जो है एचआरएम का देखने को मिला है यहाँ पे। कंपोनेंट्स ऑफ एचआरएम, सबसे कहें कि इसमें एसेंशियल चीज इस यूनिट की वो जो फर्स्ट हाफ में थी, उसके बाद बीच में नॉर्मल चीजें, थियोरेटिकल इंपॉर्टेंस वगैरह, नेचर, स्कोप। इसके बाद आता है कि कंपोनेंट्स क्या है एचआरएम के। एचआरएम मतलब एचआरएम है क्या, मैनेजमेंट है, लेकिन ये किस किस चीज में डिवाइडेड है, तो उसकी कुछ कंपोनेंट्स हैं। जैसे हम लोग प्लानिंग की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, तो हमने इसमें बताया हुआ है आपको कि इसमें रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स को आप किस तरह से प्लान कर रहे हैं। रिक्रूटमेंट होगा, सिलेक्शन होगा, ट्रेनिंग होगी, प्लेसमेंट होगा, ठीक है। ये हो गई आपकी प्लानिंग। मैंने आपको अकाउंटिंग भी बताया कि हम लोग कैश की अकाउंटिंग कर रहे हैं, सेल्स की कर रहे हैं, प्रोडक्शन की कर रहे हैं, तो उसी तरह से ह्यूमन रिसोर्स की भी अकाउंटिंग होनी चाहिए। हम लोग जब ऑडिटिंग की बात करते हैं ना, कि ऑडिटिंग में हम लोग क्या बात करते हैं कि एक ऑडिटर आता है बाहर से, हमारे जो हमने जो बैलेंस शीट बनाया है, हमने जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाया है, वो कितना सही है, वो कितना ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है, वो ऑडिटिंग है ना। तो उसी तरह से ह्यूमन रिसोर्स कितना हमसे सेटिस्फाइड है या कितना सेटिस्फाइड नहीं है, उसका भी एक ऑडिटिंग होना चाहिए। तो ताकि वो ट्रू एंड फेयर व्यू जो है ऑर्गेनाइजेशन के ह्यूमन की पोजीशन का, वो दिखा सकेगी। यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं हो रहा है ह्यूमन का। ये ऑडिटिंग का मेन, ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट का काम ये है। डेवलपमेंट करना, जब हम लोग मैनेजमेंट से थोड़ा सा ऊपर उठते हैं, एचआरएम से हम जब थोड़ा सा ऊपर उठते हैं, तो हम एचआरडी की तरफ जाते हैं, कि अब तक आप केवल मैनेज कर रहे हैं, लेकिन अब आप थोड़े से ऊपर आकर उसको ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की तरह देख रहे हैं। ह्यूमन रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन, बेसिक टर्म कि ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से होना चाहिए, या किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन को ह्यूमन रिसोर्स को यूज करना चाहिए। यूटिलाइजेशन एंड रिलेशनशिप्स में हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन, जैसा मैंने अभी आपको इसमें बताया था कि इंडस्ट्रियल रिलेशन किस तरह से होते हैं, जब हमने यहाँ पढ़ा था ना इंडस्ट्रियल रिलेशन एस्पेक्ट, उसी को हम लोग जब एज अ कंपोनेंट पढ़ते हैं, तो हम लोग ह्यूमन रिसोर्स रिलेशनशिप्स में पढ़ते हैं। इसमें हम लोग बहुत सारे लॉज पढ़ते हैं, इंडस्ट्रियल लॉज हो गए, लेबर लॉज हो गए, कि फैक्ट्री एक्ट हो गया, उसमें पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट हो गया, मिनिमम वेजेस एक्ट हो गया, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट हो गया। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं, तब हम पढ़ते हैं ह्यूमन रिसोर्स रिलेशनशिप्स में। तो ये बेसिक कंपोनेंट्स का मैंने आपको क्या दिया, ब्रीफ दिया। अब हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। जो फर्स्ट जो हमारा कंपोनेंट आता है, वो आता है ह्यूमन रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन। सी ह्यूमन रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन में हमने पढ़ा कि स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर। एचआर डिपार्टमेंट एक अलग डिपार्टमेंट होना चाहिए, फाइनेंस का होता है ना, जैसे मार्केटिंग का होता है, सेल्स का होता है, वैसे एचआर का भी डिपार्टमेंट होना चाहिए, जो बता सके कि इसका ये रोल है, इसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये इस बंदे को रिपोर्ट करेगा, हमको इसको रिपोर्ट करना है, वो आगे उसको रिपोर्ट करेगा, वो आगे मेन एम्प्लॉय को जो है रिपोर्ट करेगा। उसके बाद बाद में जो है टॉप मैनेजर तक चीजें जाएगी। तो इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन का क्या स्ट्रक्चर है, क्या रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स होती हैं, लीडरशिप, कौन सबॉर्डिनेट है, कौन सुपीरियर है ना, कौन फोरमैन है, कौन मिडिल लेवल मैनेजर है, कौन टॉप लेवल मैनेजर है। तो ऑब्वियस सी बात है कि सबॉर्डिनेट जो है सुपीरियर से ही मोटिवेशन लेता है, सुपीरियर से लीडरशिप लेता है, तो उससे कम्युनिकेट करता है। वो अपने जस्ट इमीडिएट सुपीरियर को ही सबॉर्डिनेट अपनी सारी तकलीफें बताएगा, कॉन्फ्लिक्ट्स अपने बताएगा, चेंजेस की रिक्वायरमेंट या डिमांड करेगा। तो ये सारी चीजें ह्यूमन रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन में हमको देखने को मिलती है। प्लानिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि प्लानिंग करना, यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो फोर्थ पॉइंट में लिखा हुआ है कि इन्वॉल्व्स द फोरकास्टिंग ऑफ बोथ द सप्लाई एंड डिमांड फॉर लेबर। यानी कि अभी हमको ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत कितनी है, और मतलब ऑर्गेनाइजेशन को 10,000 एम्प्लॉयज चाहिए, लेकिन मार्केट में एम्प्लॉयज कितने हैं, मतलब हमारी डिमांड क्या है कि हमको 10,000 एम्प्लॉयज चाहिए, लेकिन सप्लाई कितनी आ रही है मार्केट में, केवल 7,000 एम्प्लॉयज की। तो ये 3,000 एम्प्लॉयज का जो गैप है, वो हम किस तरह से कवर करेंगे। ये डिमांड और सप्लाई कहाँ इंटरसेक्शन जो इसका कहाँ होगा। जब हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, डिमांड और सप्लाई जहाँ इंटरसेक्ट होती है ना, वहां पर हम लोग प्राइस डिटरमाइन करते हैं। तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड है वर्कफोर्स की, वो क्या है, सप्लाई ऑर्गेनाइजेशन की क्या आ रही है। तो सप्लाई करने का मतलब यहाँ पे स्ट्रेटेजिक वर्कफोर्स प्लानिंग है, कि जिसमें हम लोग रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, इसकी बात करते हैं। कॉर्पोरेट कल्चर में वो कितना अच्छे से फिट हो रहा है, उसकी हम लोग बात करते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं कि वर्कफोर्स प्लानिंग, की वर्कफोर्स में थोड़ी सी प्लानिंग किस तरह से हो, कि मतलब जब हम लोग बात करते हैं कि वर्कफोर्स प्लानिंग का, रिक्रूटमेंट से लेकर की सिलेक्शन, अप्रेजल के बाद सक्सेशन प्लानिंग, करियर प्लानिंग, उनका किस तरह से करियर डेवलपमेंट हो, उनको किस तरह से सक्सेशन उनका डेवलपमेंट हो। टैलेंट, उनका रिक्वायरमेंट फोरकास्ट करना कि किस तरह का हमको टैलेंट हमको चाहिए। अभी अभी हमको चाहिए कि ऐसे एम्प्लॉयज हो जो कंप्यूटर स्किल्स को बहुत अच्छे से जानते हैं, जो एआई को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो
अगर हमको ये पता होगा कि हमको इस तरह के टैलेंट की जरूरत है, तो हम लोग क्या होगा कि राइट प्लेस पे राइट ह्यूमन को लगा सकते हैं एक राइट टाइम पे, है ना। तो कहीं ना कहीं मतलब अगर आपके पास कंप्यूटराइज्ड नॉलेज वाले एम्प्लॉयज नहीं है, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन आज के टाइम में बहुत पीछे रह जाएगा। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन को ये पता होना कि हमको इस तरह के टैलेंट की जरूरत है, और फिर उस तरह के टैलेंट को ढूंढना और साथ में उसको उसी तरह से रेम्यूनरेट करना। तो ये बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में हम लोग पढ़ते हैं। रिक्रूटमेंट प्रोग्राम्स चलाना, एचआर डेवलपमेंट प्लान्स चलाना भी सारे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का पार्ट है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि अभी हमने ह्यूमन रिसोर्स को अभी तक क्या किया था, मैनेज किया था, अभी हम उसको डेवलप कर रहे हैं। करियर डेवलपमेंट जैसे मैंने आपको बताया, कुछ कोर्सेस आईआईएम वगैरह से हम कराते हैं, आईआईटी से कराते हैं। कोई अगर पढ़ा हुआ नहीं है, हम तो उसको और पढ़ाने की कोशिश करते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं ना, अनस्किल्ड लेबर जिसको हम कहते हैं, जो कंस्ट्रक्शन का काम कर रही हो, अब वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ रही, तो उसको उनको थोड़ा बहुत भी पढ़ाना बहुत ज्यादा बड़ा डेवलपमेंट है, कहीं ना कहीं एक नेशनल सिग्निफिकेंस में हेल्प करता है ये। तो ऐसी कैपेबिलिटीज को देखना, उनके अंदर की कैपेबिलिटीज उनमें जो है उनको ही नहीं पता, उसको जगाना और उसको आइडेंटिफाई करना, उसके बाद उनका अच्छे से यूज करना, उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देना, वर्कशॉप कराना, जैसे मैंने बताया करियर डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज देना, कि आप यहाँ से यहाँ ट्रांसफर ले लीजिए, आप यहाँ से यहाँ प्रमोशन ले लीजिए, आपका अच्छा करियर डेवलप होगा, है ना। आप अभी स्पेशलिस्ट है, अभी आप सीनियर स्पेशलिस्ट हो जाएंगे, फिर आप टॉप लेवल मैनेजर पे चले जाएंगे, फिर आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में चले जाएंगे, तो ये करियर का डेवलपमेंट हो रहा है किसी का। तो ये कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस में है एक एम्प्लॉय। तो यहाँ पे केवल एम्प्लॉय मैनेज नहीं हो रहा है, एम्प्लॉय का अपना बहुत अच्छा डेवलपमेंट हमको देखने को मिलता है, कि किस तरह से वो रिलेशनशिप्स में मतलब रहता है। पहले आता था तो उसका किसी से बनती नहीं थी, अभी वो एकदम सबके साथ मिलजुल के रहता है, कल्चर को बहुत अच्छे से फॉलो करता है, सोशल नॉर्म्स को बहुत अच्छे से फॉलो करता है। तो ये सारी चीजें किस में आती हैं, कहीं ना कहीं एचआरडी में। वो सोशली भी ग्रो कर रहा है, मेंटली भी ग्रो कर रहा है, करियर वाइज प्रोफेशनली भी वो ग्रो कर रहा है। तो ये सारी चीज हम लोग को ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में देखने को मिलती है। ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम का मतलब यहाँ पे क्या है, कि एसेंशियल प्रोग्राम सिस्टम किस तरह से बनाया जाए, कि ह्यूमन रिसोर्स जो हमने एक्वायर किया है उनका किस तरह से सिस्टम बनाया जाए। सबसे पहले हम जब बात करते हैं कि रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट की, ये रिक्रूट करना, उनको सेलेक्ट करना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, है ना। फिर ट्रेनिंग मैनेजमेंट की बात करते हैं, उनका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, यानी कि उनका परफॉर्मेंस को साइंटिफिकली तरीके से, जैसे हमको एफडब्ल्यू टेलर में बताया था, जो मैंने आपको बताया है कि साइंटिफिकली उनको उनके परफॉर्मेंस को जो है हम लोग देख रहे हैं, उसके हिसाब से उनको रेम्यूनरेट कर रहे हैं, उसका पीस बेस्ड सिस्टम जो आता है वो इसमें आता है। पेरोल मैनेजमेंट का मतलब यही, कंपनसेशन, कितना किसको रेम्यूनरेशन देना चाहिए। फर्स्ट तारीख को कभी हम लोग देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, फर्स्ट तारीख को पगार आ जाती है, कभी 10th को आती है, कभी 15th को आती है। तो सबका अपना अपना पेरोल होता है, सबका अपना पेरोल मैनेजमेंट होता है। इंश्योरेंस एंड बेनिफिट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें हम बात करते हैं कि इंश्योरेंस चीजों का हो सके, एम्प्लॉय को इंश्योरेंस हो गए, और उसके बाद बेनिफिट्स यानी कि पर्क्स उनको दिए जाए, है ना, जैसे अपार्टमेंट दे दिया, ये सारी चीजें जो पर्क्स एंड बेनिफिट्स होते हैं, पर्पसेस होते हैं, इन सब की बात हम लोग ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम में करते हैं। कुछ एसेंशियल प्रोग्राम जो कि रिक्रूट करने में, अप्रेस करने में, हेल्थ सेफ्टी वगैरह इन सारी चीजों में जो हेल्प करते हैं, एम्प्लॉयज की जो ऑर्गेनाइजेशन में है हमारे, मतलब हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है उसमें जो हेल्प करते हैं, वो सारी चीजें हम लोग ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम में पढ़ते हैं। नेक्स्ट, रिलेशनशिप्स में जैसे आपको बताइए कि आपका कल्चर एनवायरनमेंट कैसा हो, कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में आपस में तकरार हो जाए तो क्या होना चाहिए, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में आपस में तकरार हो जाए तो क्या होना चाहिए, है ना। लेबर यूनियन वगैरह होता है, उसका एक लीडर होता है, एक लेबर एसोसिएशन होती है, उसका अपना एक लीडर होता है। तो ये एसोसिएशन बनना, और फिर साथ में कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट, यानी कि आप किस जगह पे जाके दोनों एग्री कर रहे हो। आप कह रहे हो हमारी पगार 5000 से 10,000 करो, एम्प्लॉय कह रहा है कि नहीं, हम 5 से 10 नहीं करेंगे, हम 5 की 5 से कर देंगे। एक कलेक्टिव बार्गेनिंग से एक सामने आता है एक ऐसा सोल्यूशन, एक ऐसा कॉन्ट्रारी सोल्यूशन, एक ऐसा मीडिएटिंग सोल्यूशन, जो आपको बताता है कि 7,000 एम्प्लॉयज में एम्प्लॉय भी राजी हो गया, एम्प्लॉय भी राजी होगा। तो वो सही चीजें इसमें आती हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स अगर हैं, डिस्प्यूट्स अगर हो जाते हैं, तो उसको किस तरह से मैनेज करना होता है। तो हम आगे जो फोर्थ ब्लॉक है आईएएस, उसमें पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशन में एक्ट्स जो है, फैक्ट्री ऑफ पेमेंट एक्ट है, फैक्ट्रीज एक्ट है ना। उसके अंदर बताया कि कैंटीन होना चाहिए, क्रैचेस होना चाहिए, रेस्ट रूम होना चाहिए। फिर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, कि आपको फर्स्ट 10th या 15 तारीख तक तो एटलीस्ट पेमेंट मिल जाना चाहिए। मिनिमम वेजेस एक्ट, कि मतलब एम्प्लॉय आपको ऐसा ना हो कि एम्प्लॉयर आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है, आपको इतना मिनिमम वेज तो आपको मिलना चाहिए। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो होते हैं, जिसमें ये बताया गया है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनको
इस दौरान जो है छुट्टी देनी चाहिए, लाइक 6 मंथ्स 9 मंथ्स जितनी भी हो उनको छुट्टी देनी चाहिए। उसके बाद अगर वो आती हैं वापस काम पे तो उनके लिए अपना बेबी फीडिंग रूम होना चाहिए, उनको रेस्ट मिलना चाहिए टाइम टू टाइम, अपने बच्चे को देखने के लिए उनको छुट्टियां मिलनी चाहिए, या उनको थोड़ा सा जो वर्किंग आवर्स है उसमें से कुछ 2-3 आवर्स निकाल के उनको देने चाहिए अपने बेबी का टेक केयर करने के लिए। ये सारी चीजें जब हम पढ़ते हैं तब हम लोग ह्यूमन रिसोर्स रिलेशनशिप की बात करते हैं कि रिलेशनशिप किस तरह से ह्यूमन का आपस में होना चाहिए या ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए। ओपन लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन होनी चाहिए, मतलब हम लोग खुल के बात कर सके, आगे हमारी जो भी दिक्कत है हम उनको बता सके, उनका एम्प्लॉयर का जो भी टारगेट है वो हमको वो लोग खुल के बता सके। तो ये ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए जो कि एम्प्लॉय को और एम्प्लॉयर दोनों को ही हेल्प करती है। ह्यूमन रिसोर्स यूटिलाइजेशन, अगर आप लोग पीपल को पीपल की तरह ट्रीट करते हैं, पार्टनर्स की तरह ट्रीट करते हैं, एक डिग्निटी के साथ, एक रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एफिशिएंटली यूज करना होता है उन ह्यूमन रिसोर्सेज को, है ना। एक्सप्लॉइट करने की बजाय आप उनको एफिशिएंटली यूज कीजिए, उनको स्ट्रेटेजिक पार्टनर वाली फीलिंग आप में उनमें आनी चाहिए एम्प्लॉयज में, है ना। प्रोडक्टिविटी ड्राइव, मैन पावर बजटिंग, कंट्रोलिंग टेक्निक्स, बजटिंग, यानी कि आप देख लो आपका ऑर्गेनाइजेशन का क्या बजट है, एम्प्लॉयर जो डिमांड कर रहा है, एम्प्लॉय डिमांड कर रहा है, वो उसकी डिमांड जो पगार बढ़ने की वो कितनी ज्यादा सही है और कितनी ज्यादा गलत है ना। प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम्स हम लोग की जब बात करते हैं, हम लोग जब जैसे ईशॉप्स देते हैं ना, शेयर्स जो है हमारे मार्केट में चल रहे हैं, लेकिन हमने कुछ शेयर्स एम्प्लॉयज को, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ दिया है हमको, हमारी कंपनी को, तो हमने क्या किया कि हमने कुछ शेयर्स एम्प्लॉयज को मुफ्त में दे दिए, बोनस शेयर जिसको कहते हैं, हमने उनको दे दिए। वो तो बाकी शेयर होल्डर्स को भी चाहते हैं, जैसे हमने ईशॉप्स यानी कि मार्केट में हमारी रेट चल रही है 100 रुपए प्रति शेयर, और हमने एम्प्लॉयज को क्या कर दिया, वो 100 रुपए वाले उसको क्या कर दिया, हमने उसको 60 में दे दिया। अब वो जाके आगे बेच देगा तो उसको 40 पर शेयर का प्रॉफिट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज को आपको इस तरह से चीजें देना, है ना। और प्रोडक्टिविटी एग्रीमेंट को जो है इम्प्रूव करना, प्रोडक्टिविटी वीक और इस तरह के कैंपेन चलाना, इस तरह की चीजें चलाना, इस तरह की ड्राइव चलाना जो है एम्प्लॉय यानी ह्यूमन रिसोर्स यूटिलाइजेशन में जो है काम आता है। अकाउंटिंग जो मैंने आपको बताई, अकाउंटिंग फॉर पीपल एज द ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्स, हम सबकी अकाउंटिंग करते हैं, उनको पीपल की भी तो अकाउंटिंग करनी चाहिए ना, कि पीपल की अकाउंटिंग का मतलब है कि यहाँ पे हम लोग बात करते हैं जब अकाउंटिंग में, तो कैसे बात करते हैं कि कॉस्ट इतना आया, रेवेन्यू इतना आया, तो प्रॉफिट इतना हुआ, कॉस्ट और टर्नओवर का बीच का प्रॉफिट है। तो कॉस्ट कितना लगाया, हमने रिक्रूट किया, हमने उनको सिलेक्शन किया, हमने उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की, तो हमें इतना इतना खर्चा हो गया। अब इतना खर्चा होने के बाद वो एम्प्लॉय जिस पर्टिकुलर पे इतना हमने कॉस्ट लगाया है, वो हमको कितना रेवेन्यू दे रहा है, वो हमको कितना, उसकी स्किल से हमको कितना टर्नओवर मिल रहा है, तो वो क्या है, कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इस पे इतना चीज लगाया, इस पे इतना इन्वेस्टमेंट किया, इस मशीन पे, है ना, जिस तरह से हम करते हैं, तो उस तरह से इस एम्प्लॉय पे, इस पीपल पे हमने इतना इन्वेस्टमेंट किया और हमको इतना उससे बेनिफिट मिल रहा है, तो उसका जो बीच का जो डिफरेंस है वो हमारे लिए प्रॉफिट है। तो इसलिए एचआरए, अगर हम लोग इसका अकाउंटिंग ढंग से करें तो ये डिसीजन मेकिंग में पावरफुली हेल्प कर सकता है कि हमको कितने एम्प्लॉयज को भी लाने की जरूरत है, कितना इन पे खर्च करने की जरूरत है, इनकी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग पे खर्च करने की कितना जरूरत है, इनको अगर हमको आईएम वगैरह से कोर्सेज करवाना है तो हमको पैसा देना है ना उस चीज का। तो वो अगर पैसा देने के बाद अगर एम्प्लॉय कोई काम नहीं कर रहा है तो कोई मतलब नहीं है उस चीज का। लेकिन अगर एम्प्लॉय उसके बाद उससे और अच्छी तरह से काम कर रहा है तो हम क्या करेंगे, और ज्यादा उसमें कॉस्ट डालेंगे, और ज्यादा एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएंगे, और ज्यादा एम्प्लॉयज को करियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है प्रोवाइड करवाएंगे, ताकि हमको अच्छा जो है उसका रिटर्न मिल सके। तो ये ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग है। नेक्स्ट इज ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट, कि आपका ह्यूमन रिसोर्स कितना इफेक्टिवली काम कर रहा है। ऑडिट क्या होता है कि बैलेंस शीट जो है, आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कितना ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है। तो उसी तरह से ह्यूमन रिसोर्स कितना अच्छे से काम कर रहा है, कितना अच्छे से उसका इफेक्टिवनेस कितना सामने आ रहा है, उसको असेस करना। क्लाइमेट, आपका एनवायरनमेंट क्या है, आपने जो कंप्लाइंस है उसको फॉलो किया है या नहीं, आपने जो लॉज बनाए हुए हैं ह्यूमन रिसोर्स के लिए उसको फॉलो किया है या नहीं, आपने जो पोटेंशियल एचआर रिलेटेड रिस्क है उसको किस तरह से आपने कैटर किया है। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी ऑफ एचआर डाटा, की मतलब ऐसा नहीं कि आपके एम्प्लॉयज की जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है ना, जैसे एड्रेस वगैरह भी हो गया, तो वो एम्प्लॉयर के पास रहते हैं, लेकिन आपस में वो एक दूसरे को नहीं देते हैं। हम लोग देखते हैं आपस में एक दूसरे को, हमको सैलरी भी नहीं पता होती है कि हमारे फेलो एम्प्लॉयज की कितनी है। तो ये एक एचआर डेटा है जिसकी प्राइवेसी मेंटेन रहनी चाहिए। अगर प्राइवेसी मेंटेन रहेगी तो क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, चाउस होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं।
तो इस तरह से सिक्योरिटी इशू को एड्रेस करना भी एचआर ऑडिट का एक काम है। तो हमने ये सारी चीजें इसमें अभी तक पढ़ी है। डेफिनेशन हमने पढ़ा, जिसमें हमने कुछ 5-6 ऑथर्स की डेफिनेशन पढ़ी। इवोल्यूशन में हमने एल्टन मायो, रॉबर्ट ओवन और पैटी टिल के बारे में पढ़ा। इवोल्यूशन में ऑब्जेक्टिव्स हमने जब क्लासिफाई किए तो 4 ऑब्जेक्टिव्स क्लासिफाई किए थे, जो सोसाइटल, सोसाइटी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, और प्रोफेशनल पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। इंपॉर्टेंस भी हमने इसी तरह से केटर की है। नेशनल सिग्निफिकेंस क्या है, कॉर्पोरेट सिग्निफिकेंस क्या है, प्रोफेशनल सिग्निफिकेंस क्या है, और सोशल सिग्निफिकेंस क्या है। स्कोप में जब हम बात करते हैं, जो आईएम ने दिया था 3 स्कोप जो दिए थे, वो पर्सनल एस्पेक्ट में क्या है, वेलफेयर एस्पेक्ट में क्या है, और इंडस्ट्री रिलेशन एस्पेक्ट में क्या है। और नेचर, जिस तरह से हमने सारी चीजें पढ़ी उस तरह से हमने नेचर पढ़ा। और फिर एंड में हमने पढ़ा कंपोनेंट, जिसमें एचआर प्लानिंग पढ़ी है, ऑडिट पढ़ा है, अकाउंटिंग पढ़ी है, अकाउंटिंग एंड ऑडिट पढ़ा है, प्लानिंग पढ़ा है, ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा है, मतलब ह्यूमन रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन, फिर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पढ़ा है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग पढ़ी है। ठीक है, तो ये जो पूरा था हमने यूनिट फर्स्ट जो है, ब्लॉक फर्स्ट की यूनिट फर्स्ट, जिसका यूनिट फर्स्ट जो है कंसेप्ट एंड एवोल्यूशन ऑफ एचआरएम, ये हमने अभी तक इसमें कवर किया है। तो आप इसमें से जो है क्वेश्चंस कुछ कर सकते हैं, जैसे एचआर अभी डिजिटल एज में क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो अभी इमर्जिंग कंसेप्ट, जब हम लोगों ने कंसेप्ट की बात की थी कि वर्क प्लेस में अभी क्या है कि वर्क फ्रॉम होम कल्चर चल रहा है, तो वर्क फ्रॉम होम कल्चर में किस तरह से एचआर इवॉल्व हो रहा है, वो सारी चीजें। उसके बाद प्री एंड पोस्ट पैंडेमिक, पहले चीजें बहुत अलग टाइप से चलती थी, अभी चीजें बहुत अलग टाइप से चलती है वर्क फ्रॉम होम आने के बाद, स्पेशली कहीं ना कहीं। तो एचआर पॉलिसीज किस तरह से चेंज हुई है, इवोल्यूशन ऑफ एचआरएम, आपने मैंने जो पूरा आपको बताया है इसमें कि इवोल्यूशन कहाँ से हुआ था, वो 3 लोग कौन थे, उनका नाम क्या है, उन्होंने क्या अप्रोचेस दी है, और उसके बाद इंडिया में किस तरह से एचआर जो है इवॉल्व हुआ है, वो सारी स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन जो हमने पढ़ी है, वो इंडिया में किस तरह से आई है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंस और स्कोप और ऑब्जेक्टिव, ये सारी चीजें एक ही जैसी हैं, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस और स्कोप। तो ये एक चीज है। उसके बाद नेचर ऑफ एचआरएम, की नेचर क्या है एचआरएम का, कि एचआरएम क्या होता है, और फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और क्यों रिलेवेंस क्या है उसका, क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एचआरएम को पढ़ना। तो ये सारी चीजें हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी, कंसेप्ट एंड इवोल्यूशन ऑफ एचआरएम, जिसके क्वेश्चंस आप ये सामने देख सकते हैं, जो आप अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। आपको इसी में से इसी पीपीटी में से आपको जो है सारे कंसेप्ट और सारे आंसर्स इन सारे क्वेश्चंस के कहीं ना कहीं छुपे हुए या सामने दिखे हुए कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होते हुए मिल जाएंगे, पूरे लेक्चर में से और साथ में पीपीटी से भी। आई होप आई एम वेरी क्लियर विद माय पीपीटी, विद माय वर्ड्स। आपको क्वेश्चंस में कोई जैसे डिफिकल्टी सामने देखने को मिलती है, तो आप अच्छे से गो थ्रू कीजिए इस पीपीटी को। आपको सारे आंसर्स इसी पीपीटी के अंदर, इसी लेक्चर के अंदर वापस से जो है मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।